नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। बिहार में जो जातीय गणना हुआ या जाति आधारित गणना हुआ, वह पूरे भारत के राजनीति को झकझोर के रखे हुए है। भारत सरकार के द्वारा नकारने के बाद कि हम जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, बिहार में राजनीतिक लाभ के लिए अनेक लोगों ने इस प्रकार से अपना समीकरण साधने का काम किया, जिसके अंतर्गत आखिरकार अंततः गांधी जयंती के दिन जातीय जनगणना प्रकाशित हो गई, जातीय गणना प्रकाशित हो गई। लेकिन इसमें यह प्रकाशित नहीं हुआ, आर्थिक पहलू जो था उसको अभी छुपा लिया गया है, जिसके द्वारा यह पता लगता कि बड़े भाई और छोटे भाई के 33 वर्ष के शासन के बाद, और उसमें भाभी जी भी रही हैं 7.5 या 8 वर्ष, राबड़ी जी। इसके बाद बिहार की दिशा और दशा क्या रहा है, गरीब कितना गरीब बना है और अमीर कितना अमीर बना है, और सामाजिक स्तर पर जातीय आधार पर राजनीतिज्ञों ने समाज को कितने धड़े में विखंडित किया है, जाति जाति में तोड़ने का काम किया है। अगर वो ईमानदार होते तो सबों का उत्थान एक सुंदर कार्यक्रम के तहत कर देते, बिहार में रोजगार लाए होते, ताकि दिल्ली, कलकत्ता, बंबई और विदेश यहां का सैलाब बनकर ट्रेन भर भर कर दूसरे राज्य में काम करने नहीं गए होते। शिक्षा का विकास हुआ होता तो यहां से छात्र दिल्ली और खासकर कोटा, जहां हर वर्ग में सिर्फ बिहारी छात्र ही नजर आते हैं, नजर नहीं आते। चिकित्सा का आलम यह है, बिहार के मुख्यमंत्री भी बिहार में इलाज कराना नहीं चाहते हैं और अपने आंख के इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं। गरीब का तो कुछ कहना नहीं है। यह हालत हुई शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का, जो मूल समस्या है। कहीं से भी रोजगार सृजन के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। जब तक रोजगार का सृजन यहां नहीं होगा, आर्थिक समृद्धि किसी भी हालत में नहीं आ सकती है। सिर्फ जातीय आधार पर खंड खंड करना, आखिर यहां कोई सुंदर उद्योग लगे, हजारों हजार आदमी को रोजगार मिलेगा। उदाहरण के लिए जामनगर का एक रिफाइनरी जो अंबानी का है, 8 लाख लोग उसमें काम करते हैं, जिसमें 6 लाख बिहारी हैं। यह स्थिति है बिहार की। आप ट्रेन से चढ़ के जब यहां से जाएंगे और जामनगर उतरने का अवसर लगेगा कि पूरा ट्रेन जो बिहार में सैंत सैंत के बुरा की तरह चढ़ा था, अचानक यहां एक सैलाब की तरह ट्रेन से उतर रहा है। अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। सभी बेरोजगार युवक अपने घर परिवार माता पिता को छोड़कर अपने पेट भात के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए
दूसरे दूसरे जगह दर दर भटकने के लिए व्यग्र रहते हैं। यह स्थिति है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को अपने कमजोर स्थिति को मजबूत बदलने के लिए जातीय जनगणना का सहारा लेना पड़ता है। यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर कोई कुछ विरोध भी करना चाहता है तो मन की पीड़ा मन में ही रख सकते हैं। अब हम डाटा पर आ जाएं तो बिहार में 215 जाति का आंकड़ा संकलित किया गया। बेरासी % उसमें हिंदू और मुसलमान लगभग 18% दर्शाया गया है। और सबसे ऊंचाई पर ओबीसी को 36%, पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 19.65% और सामान्य जाति को 15.52% दर्शाया गया है। पता नहीं जातीय जनगणना ठीक हुआ या गलत, वो तो सरकार जाने या उनके पदाधिकारी जाने या कार्य करने की शैली जाने। लेकिन एक बात जो तय हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लोगों ने हलफनामा दिया था, राज्य में भी हलफनामा दिया था सरकार की तरफ से कि इसकी गोपनीयता हम बनाए रखेंगे। यह सिर्फ राज्य के लिए जो उत्थान होगा डाटा का, उसमें उपयोग करेंगे कि किस प्रकार राज्य के लिए सुंदर सुंदर योजना बनाई जा सकती है। गांव में अंतिम पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान कर किस प्रकार प्रथम पैदान पर लाया जा सकता है। भारत के भविष्य का निर्धारण कैसे होगा, वह अंतिम पैदान पर बैठने वाला व्यक्ति की शिक्षा किस प्रकार से बदले जा सकते हैं। यह सिर्फ जातीय जनगणना या आरक्षण को बढ़ाकर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक मदद के रूप में चले, लेकिन जरूरत है कि आरक्षण जो मिल रहा है उसके नीति में रणनीति बनाकर सबों को समान भागीदारी मिले। आखिर एक ही परिवार का व्यक्ति, हम उदाहरण लें रामविलास पासवान, पूरे घर आरक्षण के तहत सांसद बन जाते हैं। यह व्यवस्था होनी चाहिए कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को इस प्रकार का आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि दलित, हरिजन या अन्य वर्ग के, उन्हीं के समाज के जो और भी गरीब लोग हैं, उनको उसमें भागीदारी मिल सके। और लाभ सिर्फ एक बार मिले, ऐसा नहीं कि एक बार जन्म के आधार पर हो गए तो पूरा जिंदगी लाभ मिलता रहे। पूरा जिंदगी दलित सीट को आप कब्जा करके रखें, नहीं। एक बार मौका मिलना चाहिए और दूसरे बार उनको समान पर ले आना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार मौका मिल गया। खैर, तो अब हम आए कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। आज नीरज जो मंत्री भी थे बिहार सरकार के, उन्होंने एक डाटा दिया और बताया कि उपेंद्र कुशवाहा जो बोले कि ठीक से जांच नहीं हुई है, हमारे डेरा पर भी पूछने के लिए घर पर नहीं आया है, उन्होंने उसके घर का नंबर और भी अन्य चीज खुलासा किया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक दिन के भीतर किस प्रकार से समस्त डाटा जदयू के कार्यालय में या जदयू के प्रवक्ता पर, जो कि एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया है, वह आ जाता है और वो पूरे मजबूती से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के यह बात बताते हैं कि सरकार इस स्थिति में है और जनगणना का तरीका यह रहा, गणना का तरीका यह रहा। क्या इससे गोपनीयता भंग नहीं होती है? लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो यक्ष प्रश्न यह है कि नीतीश क्या वास्तव में अत्यंत पिछड़ा को भागीदारी देना चाहते हैं? इसमें सबसे अधिक जो लाभ हुआ वह लाभ जो है वह रविदास समाज को है, 5.25,
और इनसे भी ज्यादा लाभ हुआ है आपको पासवान समाज को। तो अब निश्चित रूप से, और इसके बाद कुशवाहा हैं, प्रथम नंबर पर पिछड़ी जाति में यादव है, और तो जाति को टुकड़े टुकड़े में खंडित कर दिया गया है। आखिरकार सरकार चाहती क्या है? जब आप खुद शासक हैं, आप खुद राजा हैं, आप एक अंदाज करें, एक पिता अगर मुख्यमंत्री हैं, बिहार उनका परिवार है, और 35 वर्ष शासन करने के बाद, 33 वर्ष शासन करने के बाद उनके बच्चे को अगर दूध नहीं मिल रही है, उनका बच्चा बिलख रहा है, चिकित्सा के अभाव में उसकी हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, तो उस गार्जियन को इस बात का पता नहीं है वो कैसा गार्जियन है? क्या इसके लिए शर्म की अनुभूति हो कि नहीं हो, जनता तय करे। और बड़े गर्व के साथ वह यह भी कहने जा रही है कि हमारे 35 वर्ष शासन का विफलता का स्मारक यह है कि मैं जो जातीय जनगणना करा रहा हूं उसमें इतने लोग बहुत कमजोर स्थिति में, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का अच्छा साधन नहीं है, उनके परिवार के लोग रोजगार के लिए बाहर जाने के लिए विवश हैं, उनके घर में कई लोग बीमार हैं, चिकित्सा का समान अवसर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं, कार्यालय में कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी देखने वाले नहीं हैं, राजनेताओं का भी वही नजारा है। आखिर चाहते क्या है? इस प्रकार से जरूरत यह है कि एक सुंदर योजना बना के और इस गलती को स्वीकार करके, जातीय जनगणना में जो स्थिति स्पष्ट हुई है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि यह हमारी विफलता है, और विपक्षी दल को भी इस ओर इशारा करना चाहिए कि 35 वर्ष लगातार शासन करने वाले नेता अभी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए कि बीच बीच में मुख्य विपक्षी दल भी उनके साथ ही उस जिम्मेदारी के भागीदार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी मिलकर 15 वर्ष सत्ता का सुख लिया है। इसलिए उनके मुंह में भी आवाज नहीं है कि वो कहें आखिर गरीब, पिछड़ा, दलित किस प्रकार से निचले पौधान पर है। और इस कार्यक्रम से, सबसे जातीय जनगणना होने से सबसे ज्यादा दुखी जो हैं सो स्वर्ण नेता हैं, लेकिन उनके मुंह में आवाज नहीं आ रही है, आह भरने की स्थिति में भी नहीं है। और यह भी पता चला है, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, कि उड़ीसा सरकार ने भी लगभग जातीय सर्वेक्षण करवा चुकी है और वह आजकल में ही प्रकाशित होने वाला है। और यह एक प्रकार से पूरे भारत को झकझोरने वाला गणना है। पता नहीं लाभ क्या होगा, यह तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार से ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको अर्जुन चलाना चाह रहा था, लेकिन अर्जुन जब तक बाण चलाए, ब्रह्मास्त्र का संधान करे, तब तक कर्ण के रथ का चक्का धरती में धंस गया है। और जब चक्का महाभारत में कर्ण का धंस गया था, फिर क्या परिणाम हुआ था यह जनता तय करे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाने का काम करें।